तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इन्वेंशन क्या होता है, सेक्शन 21J में, है ना। कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 21J में हमने पढ़ा था इन्वेंशन, है ना। और हमने पढ़ा था कि जो इन्वेंशन होता है वो क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, ठीक है, हैविंग आईसी, हैविंग आईसी, है ना। मतलब इन्वेंटिव स्टेप, हैविंग इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना, एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना। आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, कि बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना, या किसी को नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, क्लियर आ आ रही है। रही है तो ऋचा आप छोड़ करके दोबारा से ज्वाइन कर लो तो सही हो जाएगा आवाज, ठीक है। ओके, तो सेक्शन 21J में हमने इन्वेंशन पढ़ा था, और इन्वेंशन क्या होता था? न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, है ना, ठीक है, हैविंग इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ये दो चीजें किसी में थी तो उसको हमने क्या कहा था? कि इन्वेंशन है। और यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था इन्वेंटिव स्टेप, इसको फर्दर सेक्शन 21JA में डिफाइन किया गया, और इसको हमने इन्वेंटिव स्टेप को 10 से डिफाइन किया। किससे डिफाइन किया? 10 से। मतलब an invention has inventive step if it has technical advancement over the prior art or existing knowledge, ठीक है। An invention has inventive step if it has technical advancement over the existing knowledge or having economic significance or both, and non-obvious to a person skilled in the art, है ना। ये सारे वर्ड क्लियर हो गए? कौन कौन से वर्ड है? इन्वेंशन, इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी आईसी। इन्वेंशन में क्या होना चाहिए? आईसी। और इन्वेंटिव स्टेप में क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ठीक है। तो आईसी आई10, है ना, आईसी आई10 याद रखेंगे। तो इन्वेंशन और इन्वेंटिव स्टेप में कौन कौन सी बातें हैं वो सब अपने को याद रहेंगी। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन अपना था 21K, 21K। तो आप सबने पढ़ा होगा, इसमें है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शायद इसको पढ़ लिया था हमने ना, LA तक पढ़ लिया था ना हमने, यस सर। LA तक पढ़ लिया था हमने। तो नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा L के बाद में M, है ना, सेक्शन M है। M क्या कहता है? पेटेंट की डिफिनीशन देता है। ये किसकी डिफिनीशन? पेटेंट। और चूंकि पेटेंट एक्ट, पेटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जानना चाहिए कि पेटेंट है क्या। तो पेटेंट मीन्स ए पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। क्या है ये? पेटेंट मीन्स ए पेटेंट, पेटेंट क्या है? राइट है। क्या है? एक राइट है, ठीक है। ये पेटेंट किसके लिए? फॉर एनी इन्वेंशन, इन्वेंशन फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड, ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट क्या है? एक राइट है
जो कि कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। किसको देती है, जो कि इन्वेंशन करे, है ना, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन 21N, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 21N आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये डिफाइन करता है किसको, पेटेंट एजेंट को। किसको, पेटेंट एजेंट को, है ना। तो पेटेंट एजेंट कौन होगा, मीन्स a person for the time being registered under this act, registered under this act as a patent agent। मतलब जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो तब तक पेटेंट एजेंट नहीं हो सकते हो, है ना। तो कौन होगा पेटेंट एजेंट, कोई भी पर्सन। ए पर्सन मीन्स एनी पर्सन, है ना, ए पर्सन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक रजिस्टर्ड हो तभी तक हो, उसके बाद नहीं। फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज ए पेटेंट एजेंट। तो पेटेंट एजेंट को ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड। जैसे एडवोकेट जो होता है वो कोर्ट के लिए ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड होता है, उसी तरीके से पेटेंट एजेंट वो कंट्रोलर जनरल ऑफिस के लिए ऑफिसर ऑन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सिर्फ अप्लीकेंट के अलावा सिर्फ और सिर्फ पेटेंट एजेंट पेटेंट ऑफिस में आकर के अप्लीकेंट के बिहाफ पे चीजें फाइल कर सकता है, आर्गुमेंट कर सकता है, हियरिंग अटेंड कर सकता है, वो सारा काम करेगा जो कि उसको दिया गया है, ठीक है ना। 21N के बाद में 21O है, MNO 21O, इसमें लिखा हुआ पेटेंटेड आर्टिकल, पेटेंटेड आर्टिकल। तो सिंपल सा मीनिंग से क्लियर है, ठीक है। क्या होगा पेटेंट आर्टिकल, या पेटेंटेड प्रोसेस, मतलब जिस सामान को, प्रोडक्ट को या प्रोसेस को पेटेंट किया दिया गया है या पेटेंट मिला हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, पेटेंटेड आर्टिकल, ठीक है। मतलब जिसका पेटेंट इन फोर्स हो, है ना। इफ पेटेंट इज इन फोर्स, फोर्स का मतलब होता है लागू हो। हमने बताया था कि पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है, 20 साल के लिए मिलता है। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और डेट ऑफ प्रियोरिटी, ठीक है, जो भी अर्लियर हो, ठीक है। 20 ईयर के लिए पेटेंट मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और priority which ever is earlier, whichever is earlier, जो पहले होगा वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर इस 20 साल के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, पेटेंटेड आर्टिकल और पेटेंटेड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है अपना 21OA। 21OA ये कहता है पीसीटी, क्या कहता है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, जिसको कि हम लोग पीसीटी कहते थे, है ना, पीसीटी एप्लीकेशन, ठीक है। वाइपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इस इन चीजों को पूरा
डील करती है। इसका ऑफिस कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, तो ये क्या है? पीसीटी, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसका मतलब होता है द पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी डन एट वाशिंगटन ऑन द 19th डे ऑफ जून 1970। ठीक है, कब हुआ था ये हुआ था 19/6/1970 में। कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था ये ट्रीटी। ठीक है, वाशिंगटन में हुआ था। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि पीसीटी कब से फोर्स में है? तो 19/6/1970 से। ठीक है, 19 जून 1970। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। ठीक है, और दूसरा था पेरिस कन्वेंशन, है ना? ठीक है, तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 में हुई है। और 1970 में कब हुई है? 19 जून को। कहां पे हुई है? वाशिंगटन में हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है अपना 21 MNO के बाद में P आएगा। ये बताता है पेटेंटी। पेटेंटी, पेटेंटी मतलब वो आदमी या एंटिटी जिसको पेटेंट ग्रांट किया गया हो। ठीक है, patentee means the person for the time being entered on the register as the guarantee of proprietor of the patent। क्या होगा? जो आदमी पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट का मालिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेटेंटी। पेटेंटी कौन हुआ? जिस आदमी को पेटेंट मिला हुआ है, यानी जिसका नाम पेटेंट रजिस्टर पे लिखा हुआ है। ठीक है, पेटेंट रजिस्टर क्या होता है? तो एक रजिस्टर ऑफिस मेंटेन करती है। जैसे पेटेंट एजेंट का रजिस्टर होता है, वैसे पेटेंट का भी रजिस्टर होता है, जिसमें पेटेंट कितने क्लेम ग्रांट किए गए हैं, उसका एप्लीकेशन नंबर और किसको ग्रांट किया गया है, सारी डिटेल रखी जाती है। उसको क्या बोलेंगे? पेटेंट रजिस्टर। ठीक है, तो वो आदमी पेटेंटी कहा जाएगा जिसको पेटेंट मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे, जिसको मिला हुआ थोड़ा कंफ्यूज करेगा। मान लेते हैं कि एक्स को मिला था, इसने वाई को बेच दिया। अब वाई का नाम पेटेंट रजिस्टर पे आ गया, वाई का नाम पर रजिस्टर पे आ गया, तो पेटेंटी कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं ताकि याद रहे, है ना? एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है राम Ram is लिखो डाल दो। राम इन्वेंटेड एन article। Ram invented an article for which he got patent in 2009। He assigned his patent right to Sita in 2014। Sita, after 2 years, sold her right to
लक्ष्मण in 2023 who is patentee for the invention or article invented by राम। ऑप्शन होगा राम होगा, ऑप्शन बी होगा लक्ष्मण होगा, ऑप्शन सी होगा सीता होगा, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बताओ हु विल बी पैटेंटी फॉर दिस इन्वेंशन? पैटेंटी कौन लक्ष्मण। होगा? लक्ष्मण। 2023 में है। कोई और आंसर? दो लोगों ने लक्ष्मण बता दिया है। प्रिया मैडम, ऋचा द्विवेदी, बताइए क्या होगा आंसर? प्रिया मैडम क्या होगा आंसर? लग रहा क्लास में नहीं है क्या? तो लक्ष्मण सही है ना? क्यों? क्योंकि पेटेंटी वो होगा जिसका नाम रजिस्टर पे होगा, है ना? ठीक है। तो सीता ने इनको ट्रांसफर कर दिया था तो निश्चित तौर पे नाम चढ़ गया होगा इनका। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ट्विस्ट क्या सकता है कि सीता ट्रांसफर्ड हर राइट टू लक्ष्मण बट लक्ष्मण डिड नॉट इन्फॉर्म द ऑफिस। तो अगर ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो नाम चेंज नहीं होगा, और नाम चेंज नहीं होगा तो पेटेंटी कौन दिखेगा रजिस्टर में? जो भी जिसका नाम पहले हो। लेकिन हम एक्चुअली मान के चलेंगे कि जब भी राइट ट्रांसफर हुआ है तो वो ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया होगा और नाम चेंज हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब कल हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। एक था ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, है ना? दूसरा क्या था? कन्वेंशन और कन्वेंशनल, और तीसरा क्या था? इंटरनेशनल, है ना? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। अब इन सब एप्लीकेशन के कुछ सब पार्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ने कोई एप्लीकेशन फाइल किया और फाइल करने के बाद उसको लगा कि कुछ चीज छूट गया है और वो कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहता है नया। ठीक है, ही वांट टू ऐड समथिंग न्यू, है ना? तो जब कुछ नया ऐड करना चाहेगा इसमें तो इसको हम बोलेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे? पेटेंट ऑफ एडिशन। किसी ने एप्लीकेशन फाइल किया है और उसके एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो एक पेटेंट एक इन्वेंशन के लिए मिलता है। ठीक है, एक इन्वेंशन के लिए एक पेटेंट मिलेगा और एक पेटेंट एक ही इन्वेंशन के लिए होगा। तो उसके अगर एप्लीकेशन में एक से ज्यादा इन्वेंशन थी यानी मल्टीपल इन्वेंशन थी तो उसको उसे डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा। ये ऑफिस भी करता है और आदमी खुद से भी कर सकता है। तो जब एप्लीकेशन को डिवाइड करेगा तो उसको कहा जाएगा डिविजनल एप्लीकेशन। क्या कहा जाएगा? डिविजनल एप्लीकेशन। ठीक है, तो
ऑर्डिनरी, कन्वेंशन, इंटरनेशनल के अलावा दो एप्लीकेशन और होते हैं जो कि इन्हीं का पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं पेटेंट ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? पेटेंट ऑफ एडिशन। यानी जो कुछ भी इन्वेंशन आपने पहले किया, आपको लगता है कि इसमें कोई चीज ऐड की जा सकती है या कुछ इंप्रूवमेंट किया हुआ है, माइनर इंप्रूवमेंट है, अगर वो क्या है, माइनर इंप्रूवमेंट है, तो आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। कौन सा एप्लीकेशन? पेटेंट ऑफ एडिशन। और अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया था और उसमें एक से ज्यादा इन्वेंशन थी, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको डिवाइड करना पड़ता है। और जब डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल एप्लीकेशन, है ना। तो इस तरीके से ऑर्डिनरी के दो पार्ट, पेटेंट ऑफ एडिशन एंड डिविजनल, कन्वेंशन के भी दो पार्ट बनेंगे, पेटेंट ऑफ एडिशन एंड डिविजनल, और इंटरनेशनल के भी दो पार्ट बनेंगे, पेटेंट ऑफ एडिशन एंड डिविजनल। तो पेटेंट ऑफ एडिशन अगर हमने देख लिया तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन था पी के बाद में क्यू। तो पेटेंट ऑफ एडिशन वो सेक्शन 21Q है। क्या है? 21Q। ये किसके बारे में बात करता है? पेटेंट ऑफ एडिशन। ये सभी क्या है? डिफिनीशन है। सेक्शन 2 क्या है? डिफिनीशन है। किसका? जो भी टर्म है इसमें, पेटेंट ऑफ एडिशन। तो जैसे नाम से क्लियर है कि पेटेंट में कुछ ऐड किया गया है ना। पी क्यू के बाद में आर आ जाएगा। आर क्या होता है? पेटेंट ऑफिस के बारे में बोलता है ये। तो पेटेंट ऑफिस कोई भी ऑफिस जो कि इस एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? मींस द पेटेंट ऑफिस रेफर्ड इन सेक्शन 74। ठीक है। पेटेंट ऑफ एडिशन जो होगा सेक्शन 54 में डील किया जाएगा। कहां पे? 54 में फर्दर डिटेल में देखेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन को। पेटेंट ऑफिस कहां डील किया गया? सेक्शन 74। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है ये भी कि इन व्हिच सेक्शन पेटेंट ऑफिस इज डिस्क्राइब्ड, या पेटेंट ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट। तो कौन सा सेक्शन होगा? 74। ठीक है। पेटेंट ऑफ एडिशन किस सेक्शन में डिस्कस होगा? 54। यहां पे क्या है? ये डिफिनीशन है। ठीक है, टर्म है, इनका मीनिंग यहां बताया जा रहा है बस। आर के बाद में एस है, तो एस में पर्सन लिखा हुआ है। पर्सन का मतलब कोई भी, पर्सन का मतलब कोई भी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को इंक्लूड करके, गवर्नमेंट इज नॉट एक्सक्लूडेड इन पर्सन। ठीक है, तो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कोई भी। एस के बाद में सेक्शन 20, ये जो वर्ड आ रहे हैं 20 में, ये आगे फिर डिस्कस होगा जब आशुतोष जी डिस्कस करेंगे 9 बजे क्लास में, तो वो यूज करेंगे इन चीजों को। तो क्या नाम है इसका? पर्सन इंटरेस्टेड। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पर्सन इंटरेस्टेड। तो कोई मुझे बताएगा कल हमने क्या बताया था पर्सन इंटरेस्टेड के बारे में? पर्सन इंटरेस्ट के बारे में कल क्या बताया था हमने? हमने कहा था कि एप्लीकेशन सबसे पहले फाइल होगा, फाइल होने के बाद में पब्लिश होता है, पब्लिश होने के बाद में वो एग्जामिनेशन में जाता है, एग्जामिनेशन में जाने के बाद में FER आती है, FER के बाद में इसकी रिप्लाई आएगी, रिप्लाई के बाद में SER आती है। ठीक है, और SER अगर सेटिस्फैक्ट्री हो तो ठीक है, नहीं हो तो यहाँ पे हियरिंग होती है, और हियरिंग होने के बाद में या तो ये ग्रांट होता है या ये रिफ्यूज होता है, ग्रांट होता है या ये रिफ्यूज होता है। अगर ये ग्रांट हो जाए तो फिर से पब्लिश होता है। ठीक है, इफ ग्रांटेड, इफ ग्रांट तो फिर से क्या होगा? पब्लिश होगा। और जब पब्लिश होगा
तो इंटरेस्टेड पर्सन कैन अपोज, इंटरेस्टेड पर्सन कैन अपोज, है ना। और जब इंटरेस्टेड पर्सन अपोज करेगा तो अपोजिशन बोर्ड बनेगा, अपोजिशन बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट देने के बाद में फिर आगे डिसीजन होगा। इस बीच में एक टर्म और आया था कि यहीं बीच में ही कोई भी आदमी यहीं बीच में पब्लिश होने के बाद में, अब ग्रांट से पहले, पब्लिश होने के बाद में और ग्रांट से पहले, ये वाला जो टाइम था पूरा का पूरे टाइम में एनी पर्सन कैन अपोज, एनी पर्सन कैन अपोज, तो इसको हम बोलते थे प्री ग्रांट अपोजिशन। क्या बोलते थे? प्री ग्रांट अपोजिशन। इस वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन कौन कर सकता है? इंटरेस्टेड पर्सन। और इंटरेस्टेड पर्सन कौन होगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो इंटरेस्टेड पर्सन वो होगा जो कि इन्वेंशन है उसी की फील्ड में काम करने वाला, ठीक है, या तो R&D कर रहा हो या उसको प्रमोट कर रहा हो। तो इंटरेस्टेड पर्सन की डिफिनीशन लिख लो। क्या लिखना है? लिखो पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन की डिफिनीशन लिख लो। इंक्लूड्स, interested person includes a person, interested person includes a person engaged, a person engaged in or in promoting research, in promoting research in the same field as that to which the invention relates, ठीक है। नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट सेक्शन है, तो पर्सन इंटरेस्टेड समझ में आ गया सबको, जो कि उसी फील्ड में काम कर रहा हो, है ना। नेक्स्ट है सेक्शन 2(1)TA, सेक्शन 2(1)TA ये कहता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग नहीं लेंगे, है ना। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का मीनिंग है इस एक्ट में एनी न्यू एंटिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर इन्वेंटिव स्टेप्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? मीन्स एनी न्यू एंटिटी
involving any new entity involving one or more inventive step. ठीक है, सेक्शन 2(1) ये था, टी के बाद में यू आ जाएगा। यू में लिखा है प्रिस्क्राइब्ड। अगर आप एजेंट बन जाते हैं, जो कि बन जाना चाहिए, तो ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ऑब्जेक्शन रिपोर्ट में। ठीक है, ठीक है। प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जिस तरीके से इस एक्ट में या हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया हो, उस तरीके से करना है। मतलब कोई भी चीज जो आपको ऑफिस में सबमिट करनी है, वो जो भी रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, उसके हिसाब से उस फॉर्मेट में ला करके ऑफिस में देना है। प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग ये होता है। ठीक है, ठीक है। तो पेटेंट ऑफिस में आओगे तो एक्ट में जो प्रिस्क्राइब है, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट के हिसाब से, हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, ये होता है प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग। और इसी में T1U के बाद में बी आ जाएगा। इसमें एक वर्ड लिखा है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, MANNER। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब होता है कि आप डिजायर्ड फीस पे करो। अगर उसमें लिखा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो फीस नहीं होगी, सिर्फ आपको जो उसका तरीका है फॉर्मेटिंग का वो फॉलो करना है। अगर प्रिस्क्राइब मैनर लिख दिया है तो इसका मतलब जो फॉलो करना है वो फीस के साथ होगा। ठीक है, इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, हो गया। यू वी हो गया, तो नेक्स्ट सेक्शन होगा अपना 2(1)W। फिर से जिस चीज को पढ़ते आए हैं वही वर्ड है। क्या नाम आया है? प्रियोरिटी डेट। ठीक है, प्रियोरिटी डेट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो फर्स्ट डेट हो फाइलिंग की, है ना, ऑल ओवर वर्ड, उसको बोलेंगे हम प्रियोरिटी डेट। और इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे सेक्शन 11 में। तो एज डिस्क्राइब्ड आर प्रिस्क्राइब्ड आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 11। ठीक है, 2(1)W के बाद में X आ गया, मतलब खत्म होने वाला है। रजिस्टर, तो डिस्कस कर लिया था कि पेटेंट ऑफिस में जो रजिस्टर होगा वही होगा। इसका डिस्कशन अपने को मिलेगा सेक्शन 67 में। ठीक है, ये रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, रजिस्टर का मतलब है रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स, रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स एज रेफर्ड टू सेक्शन 67। ठीक है,
पेटेंट्स रेफर टू सेक्शन 67, ठीक है। एक्स के बाद में वाई आ जाएगा, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। तो जो भी पहला इन्वेंटर हो, इसका जो सच्चा इन्वेंटर हो, उसी को हम बोलेंगे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जो सच में उसको इन्वेंट किया हो, उसकी बात हो रही है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्ट में लिखा हुआ है कि डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि डज नॉट इंक्लूड आइदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया, मतलब ऐसे किसी आदमी की बात नहीं करेगा जो इन्वेंशन को पहली बार इंडिया में खरीद के लाया हो, ठीक है, इंपोर्ट करके लाया हो। आर ए पर्सन टू होम एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ना ही ऐसे किसी आदमी को जो इंडिया के बाहर है जिसको पहली बार इस बारे में बताया गया हो। तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का मतलब जिसने उस इन्वेंशन को खोजा है उसी से है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि दो लोग इंक्लूड नहीं है। कौन कौन से? जो फर्स्ट टाइम इन्वेंशन को इंपोर्ट करे या बाहर किसी आदमी को बता दे। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं अमेरिका में एक दवाई बनी और हमको पता चल गया इंडिया में, तो मैंने उसको इंडिया में दवाई को मंगा लिया और इंडिया में पहली बार मैंने उसको बेचना या किसी को बताना या दिखाना शुरू किया। तो लोगों की नजर में तो दिखेगा कि मुझे इस चीज के बारे में पता है या मैंने इसको किया है। अगर मैं ना बताऊं उनको कि मैं अमेरिका से ला रहा हूं, तो लोग जानेंगे क्या मैंने किया है इसको। बट पेटेंट की नजर में मैं उसका इन्वेंटर नहीं हूं। उसका इन्वेंटर कौन है? जिसने सच में उसको बनाया था, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमने कोई चीज यहाँ पे खोजी और उसको हम बाहर किसी आदमी को कम्युनिकेट करते हैं, मेल करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं या दिखाते हैं, ठीक है। और वो आदमी जो अपने यहाँ कहीं उसको यूज करे उस तरीके से, तो वहां के लोग समझेंगे कि वो उसका मालिक है या उसने उसको खोजा है। लेकिन सच क्या होगा एक्ट की नजर में? वो नहीं होगा, मैं ही इन्वेंटर रहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए से लेकर के वाई तक देख लिया। तो 21Y है ना, 21Y। सेक्शन 2 का लास्ट पार्ट है 22। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी जान लेना चाहिए। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस, ए 212A क्या कहता है? टू द कंट्रोलर शैल बी कंस्टिट्यूड एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू एनी ऑफिसर डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन 73, ठीक है। मतलब कोई भी आदमी जो कि इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा उसको हम बोलेंगे कंट्रोलर इन रेफरेंस टू सेक्शन 73। अब बी पार्ट क्या कहता है इसका? बी पार्ट कहता है टू द पेटेंट ऑफिस शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस, ठीक है। यहां पे क्या कहा कि कोई भी ऑफिसर, एनी ऑफिसर डिस्चार्जिंग ड्यूटी या उसको डिस्चार्ज करने के लिए कहा जाए। जैसे कंट्रोलर जनरल है तो आप इसके किसी भी ऑफिसर को कह सकते हैं कि आप ये काम करो, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 73, ठीक है, तो कंट्रोलर के राइट को यूज करेंगे। इसी तरीके से कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच, चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, किसी की बात करें, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे? पेटेंट ऑफिस मानेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था सेक्शन 74 में पेटेंट ऑफिस स्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से अपना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 खत्म होता है। सेक्शन 1 और 2 क्या था
प्रिलिमिनरी सेक्शन था। सेक्शन 1 में हमने देखा था कि इसका नाम कैसे हुआ, नाम क्या था, ठीक है, कब से लागू हुआ, ठीक है, क्षेत्र क्या क्या होगा इसका। और सेक्शन 2 में हमने बहुत सारी डिफिनीशन देखी। इन डिफिनीशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। उन पॉइंट को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं ताकि अपने को सारी बातें याद रहें। कौन कौन सी बातें देखी हमने? इन्वेंशन देखा। इन्वेंशन कौन होगा? जिसमें आईसी होगा। इन्वेंटिव स्टेप देखा हमने। इन्वेंटिव स्टेप के लिए हमने बताया था 10 होना चाहिए। 10 का मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आर बोथ एंड नॉन आर बेस्ड टू अ पर्सन स्किल इन आर्ट होनी चाहिए। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, 2-3 बार आप लोग लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये टर्म आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने प्रियोरिटी डेट देखा था। प्रियोरिटी डेट देखा था मतलब फर्स्ट फाइलिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, प्रियोरिटी डेट देखा था हमने। प्रियोरिटी डेट के साथ में हमने न्यू इन्वेंशन की बात की थी। तो इन्वेंशन के साथ में हमने न्यू इन्वेंशन की बात भी की थी। मतलब पेटेंट होने के लिए सिर्फ न्यू होना जरूरी नहीं, इन्वेंशन भी पेटेंट होगा। ठीक है, ऐसा है नहीं, कोई चीज जो न्यू होगी वही इन्वेंशन बनेगी। जितनी भी चीजें न्यू है वो सब इनोवेशन होंगी, और उसमें जो इन्वेंटिव स्टेप और कैपेबल टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो उनको इन्वेंशन कहेंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो इन्वेंशन एंड न्यू इन्वेंशन की बात की हमने, देखा हमने इन्वेंटिव स्टेप के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रियोरिटी डेट के बारे में डिस्कस किया, हमने ऑर्डिनरी एप्लीकेशन के बारे में बात की। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली इंडिया में फाइल किया जाए। हमने कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में बात की, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो कि कन्वेंशन कंट्री से प्रायोरिटी लेकर के आया हो। हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन की बात की। हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन की बात की, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो पीसीटी रूट से आया हो, है ना, पीसीटी रूट से आया हो, पीसीटी रूट से आया हुआ हो। हमने इनके फर्दर पार्ट देखे थे दो, पेटेंट ऑफ एडिशन। पेटेंट ऑफ एडिशन मतलब कोई माइनर इंप्रूवमेंट हुआ हो, और देखा था डिविजनल मतलब अगर एक से ज्यादा इन्वेंशन हो, एक से ज्यादा इन्वेंशन हो किसी एप्लीकेशन में, तो उसको डिवाइड करके 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी इन्वेंशन होंगे उसमें उतने नए एप्लीकेशन फाइल किए जा सकते हैं। आगे इनके टर्म एंड कंडीशन देखेंगे 1 बाय 1। सेक्शन 16 में डिविजनल एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और सेक्शन, ठीक है, पेटेंट ऑफ एडिशन देखेंगे सेक्शन 54 में। ठीक है, ये 16 में डिस्कस करेंगे, ये 54 में करेंगे। ये सेक्शन 16 में डिस्कस होगा, ये आपका सेक्शन 54 में होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें छोटी छोटी थे, उन चीजों को 1 बाय 1 हम लोगों ने देखा, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश की है हमने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन में यानी सेक्शन 2 में, सेक्शन 2(1) में जितनी भी डिफिनीशन दी हुई है वो सारी की सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, तो नोवेल्टी, नोवेल्टी का मतलब हो गया कि अगर आपका पूरा पूरा इन्वेंशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट से एंटीसिपेट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे नोवेल नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे करके देखते हैं। मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे CH2 लिखा हमने, यहाँ पे CH2 लिखा हमने, यहाँ पे S लिखा हमने, यहाँ पे CH2 लिखा हमने, यहाँ पे N लिखा हमने, और यहाँ पे CH3 लिखा हमने, यहाँ पे C2H5 लिखा हमने। ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इन्वेंशन। क्या हो गया ये?
प्रेजेंट इन मेंशन, है ना। अब प्रायर आर्ट, सपोज करते हैं एक डॉक्यूमेंट है, उसको D1 कहा हमने, और D1 में ये कंपाउंड डिस्क्लोज है। RR, ठीक है। फिर R में भी C1 to C5 एल्काइल, ठीक है। R में भी C1 to C5 एल्काइल, ठीक है। C1 to C5 एल्काइल। एक दूसरा डॉक्यूमेंट D2 मिला अपने को, एक तीसरा डॉक्यूमेंट D3 मिला अपने को। ठीक है। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा डॉक्यूमेंट आप नोवेल्टी के लिए यूज करोगे। इनमें से किस डॉक्यूमेंट D1 D2 D3 को आप नोवेल्टी किल करने के लिए यूज करोगे। प्रिया मैडम ने बताया D3, बाकी लोग। अरविंद ने भी D3 कहा। करना एंड रिचा, आपका क्या आंसर होगा बेटा। D1 D2 D3 D4 क्या होगा। सर ये समझ नहीं आया। ओके, हमने नोवेल्टी के लिए क्या बताया था कि 100% मैच होना चाहिए सिंगल डॉक्यूमेंट में, है ना, है ना। ठीक है, क्या होना चाहिए, 100% मैच होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि हमारा कंपाउंड किस डॉक्यूमेंट में पूरी तरीके से दिया हुआ है। तो D1 में देखो तो R1 R1 है, ये C1 to C5 कह रहा है, और क्या कह रहा है, ये सेम होगा। अगर इसको आप खोल के लिखो तो इसमें N पे CH3 लगेगा, तो यहाँ पे भी CH3 ही लगेगा। C2H5 लगेगा तो C2H5 यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, CH3 एंड C2H5 दोनों अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से इस कंपाउंड को नहीं बता रहा है। D2 को देखो तो D2 में R लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, लेकिन R की डिफिनीशन देखो तो क्या लिखा हुआ है, C3 से C5 दिया हुआ है। C3 का मतलब होता है CH2 CH2 CH3, यहां से कम यस स्टार्ट सर, होगा। यस सर अब आ गया समझ में। CH2 CH2 CH3, है ना। C4 एंड C5 तक जाएगा, यानी यहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन नहीं मिला अपने को। लेकिन जब D3 में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना। तो यस सर। D3 इज नोवेल्टी, है ना, ठीक है। नोवेल्टी किलिंग डॉक्यूमेंट, D3 इज नोवेल्टी किलिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है।
नोवेल्टी किलिंग का मतलब अगर डॉक्यूमेंट D3 आपको ढूंढने पे मिल गया तो इसको पेटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो नोवेल्टी की बात समझ में आ गई। तो नोवेल्टी जब देखना होगा तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट, हर एक पार्ट को आपको मैच करना है एज सच। इन्वेंटिव स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे मोजाइकिंग होता है। क्या होता है? मोजाइकिंग। मोजाइकिंग का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ वन टू or more documents if all the features are anticipated, then इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने भी डॉक्यूमेंट लेकर के अगर हम ऑल द फीचर को एंटीसिपेट कर पाते हैं, क्या करते हैं, कर पाते हैं, तो उस इन्वेंशन में इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा। जैसे यहां पे देखें, अब D3 को थोड़ा चेंज कर लें, अगर हम D3 को थोड़ा चेंज कर लें, D3 को चेंज कर लें, ठीक है। C1 to C5 यहां पे दिया हुआ था, यहां पे दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट भी दी हुई है। यहां पे C2H5 दिया हो और R दिया हो, क्या दिया हो, C2H5 दिया हो और R दिया हो। R को डिफाइन करते हैं थोड़ा, R को डिफाइन करते हैं, where R is, यही लिख लेते हैं डिफिनेशन, R is C3 से C5, है ना। अब देखो किसी भी इन्वेंशन में यह कंपाउंड आपको एज सच नहीं मिला, है ना। क्या हुआ, एज सच नहीं मिला, लेकिन D1 में अगर आप बनाओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे CH3 CH3 C2H5 C2H5 दोनों बनेंगे। यहाँ पे देखो तो CH3 है और C3 से ज्यादा वाला है, और यहाँ पे देखो तो C2 और C3 से ज्यादा वाला है। तो इसका मतलब हुआ अगर इन तीनों को कंक्लूड करें तो इनके बेसिस पे कोई भी आदमी इस कंपाउंड को बना सकता है। कोई भी आदमी N पे एक CH3 और दूसरे पे C2H5 बना सकता है, इन तीनों को देखने के बाद में, इन तीनों की टीचिंग को मिलाने के बाद में। तो जब कभी एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को मिला करके और जो आपका प्रेजेंट इन्वेंशन है उसके सारे फीचर आपको मिल जाए तो आप बोलते हैं कि ये इन्वेंटिव नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो आज हमने पढ़ा कि नोवेल्टी नहीं कब होगी और इन्वेंटिव स्टेप नहीं कब होगा। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ये होगा कब, है ना। आज की डेट में हम नो पढ़ रहे थे कि इन्वेंटिव स्टेप नहीं होगा और नोवेल्टी नहीं होगी। अब कल हम पढ़ेंगे नोवेल्टी होगी कैसे, इन्वेंटिव स्टेप होगा कैसे। ठीक है। तो नोवेल्टी किलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जबकि इन्वेंटिव स्टेप किल करने के लिए क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई ये बात। तो हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में समझ में आया वहां पे लिख लो कि नोवेल्टी किल करने के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट यूज होगा, इन्वेंटिव स्टेप के लिए एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको मोजाइकिंग बोलते हैं। जब एक एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट यूज हो तो इसको क्या बोलते हैं, मोजाइकिंग। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगा।